कल्पना कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है और उस मामले की सुनवाई कोई जज कर रहे हैं, लेकिन जज तबादले की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से उसकी सुनवाई से हट जाते हैं, तो नया जज फिर से इस तरह के मामलों की सुनवाई दोबारा से शुरू करता है। इससे आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों में देरी होती है, उनको निपटाने में देरी होती है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है और इस निर्देश के अंतर्गत विशेष एनआईए अदालतों को गठित करने की बात की है। यहां पर आपके लिए इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए 2 चीजों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो यूएपीए कानून क्या है, और साथ ही एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो क्या है, वो क्या काम करती है। तो यूएपीए कानून क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है। ये भारत का प्रमुख आतंकवाद रोधी कानून है। आतंकवाद रोधी कानून है भारत का प्रमुख, जो कि देश की संप्रभुता, देश की अखंडता को सुनिश्चित करने का काम करता है। 1967 में लाया गया था, लेकिन वर्ष 2019 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई। किस तरह की शक्तियां प्रदान की गई? एक शक्ति यह थी कि पहले सरकार केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित कर सकती थी। 2019 में जो संशोधन लाया गया, उसके तहत अब सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। महत्वपूर्ण संशोधन है। साथ ही इसकी एक धारा है, धारा 43D5। इसके तहत यूएपीए कानून के तहत जमानत, यूएपीए कानून के अंतर्गत जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि धारा 43D5 के तहत अगर कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टया आरोपी नजर आता है तो उसको अदालत जमानत देने से मना कर सकती है। इसलिए यूएपीए कानून के अंतर्गत जमानत मिलना बेहद कठिन है। इसके अंतर्गत कोई आरोप अगर सिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति पर, तो उसे 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। और अगर किन्हीं मामलों में हत्या या मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, जैसे आतंकवाद के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस तरह के मामलों में जो आरोपी है, अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो एक सख्त कानून है। अब भारत में आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करने वाली जो प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है वो कौन सी है? वो एनआईए है। एनआईए है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? एक एक्ट लाया गया था, एनआईए एक्ट 2008। उसके तहत, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, इसके तहत एनआईए की स्थापना हुई थी। ये 26/11 में जो मुंबई का हमला हुआ था उसके बाद एक्ट लाया गया था और एनआईए की स्थापना की गई थी, ताकि भारत में जो आतंकवाद से जुड़े हुए मामले हैं उनकी बहुत तेजी से सुनवाई की जा सके और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके, त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से। अब ये त्वरित प्रक्रिया को किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जाएगा? इसके लिए जरूरी है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में एनआईए कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाए। तो एनआईए कोर्ट भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं और एनआईए जिन मामलों की जांच करती है उसके तहत मामला कहां पर सुनवाई के लिए जाता है? एनआईए कोर्ट्स में जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जज मामले की सुनवाई कर रहे हैं यूएपीए कानून के तहत, अगर उनका ट्रांसफर हो जाए या वो उनका रिटायरमेंट हो जाए, तो मामले की सुनवाई फिर से नया जज नए सिरे से करता है और इसके कारण यूएपीए से संबंधित मामलों में लगातार देरी होती जा रही थी। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है। वो निर्णय क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय यह है, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, कि एनआईए, जो विशेष एनआईए कोर्ट्स हैं, उनको एस्टेब्लिश करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। 2 न्यायाधीशों की पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे और जस्टिस जयमाल्या बागची उसमें शामिल थे, जिसने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में 15 से अधिक यूएपीए या एनआईए ट्रायल लंबित है, तो वहां पर कम से कम 2 एनआईए अदालतें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। दूसरा, उसने कहा कि अगर किसी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में 25 से अधिक यूएपीए एनआईए या एनआईए ट्रायल लंबित है, तो वहां पर 3 एनआईए कोर्ट एस्टेब्लिश होने चाहिए। तो महत्वपूर्ण निर्देश है, यानी कोर्ट अगर कम है और मामले ज्यादा हैं तो फिर कोर्ट भी तो ज्यादा होनी चाहिए।
साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है, पहला निर्देश है, दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया है कि जो एनआईए कोर्ट का जज है ये केवल एनआईए मामलों की ही सुनवाई करेगा, यानी यूएपीए और उससे संबंधित मामलों की ही सुनवाई करेगा। इसको अन्य मामले नहीं दिए जाएंगे ताकि इसका पूरा फोकस आतंकवाद विरोधी मामलों की सुनवाई पर रहे और इनका त्वरित निपटारा संभव हो सके। ये दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है। तीसरा निर्देश क्या है? तीसरा निर्देश ये कहा गया है कि औसतन 1 महीने में एक जो एनआईए मामला है उसका निपटारा किया जाए और इसके लिए अगर दैनंदिन आधार पर, दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करनी पड़े तो वो सुनवाई की जानी चाहिए। हालांकि कुछ विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां पर यह संभव नहीं होगा तो वहां पर कुछ जटिल मामले होते हैं, तो उन जटिल मामलों को छोड़कर के सामान्य रूप से 1 महीने में एक एनआईए मामला निपटा दिया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आपने देख लिया, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। लेकिन भारत में वस्तु स्थिति क्या है, इसका हम एक केस स्टडी लेते हैं दिल्ली में स्थित एनआईए कोर्ट का। आपको उससे वस्तु स्थिति पता चल जाएगी और यह पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वस्तुतः यह निर्देश क्यों दिया है। वस्तु स्थिति देखिए आप क्या है। दिल्ली में एनआईए कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है और यह कहां पर है? जो पटियाला हाउस कोर्ट परिसर है वहीं पर यह एनआईए कोर्ट है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? स्पेशल एनआईए जो जज हैं वो कौन है? प्रशांत शर्मा है, प्रशांत शर्मा। ठीक है। अब इस एनआईए कोर्ट में आप जरा सोचिए कि प्रशांत शर्मा की जो नियुक्ति हुई है ये 20 नवंबर 2025 को हुई है और सितंबर 2022 के बाद ये 5वें जज आए। इस प्रकार से एक जज औसतन 11 महीने रहा है या 1 साल मान लीजिए। वर्तमान में जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, जो एनआईए कोर्ट दिल्ली है, उसमें 81 मामले हैं, 81 मामले। इन 81 मामलों में से 43 मामले वे हैं जो एनआईए ने दर्ज किए हैं और बाकी जो 38 मामले हैं वो एनआईए ने दर्ज नहीं किए हैं। 43 मामले ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्देश हैं कि एक जज के पास, खुद का निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, 10 मामले होने चाहिए। तो यहां पर देखिए आप 81 मामले यानी 8 गुना मामले अधिक है। देख रहे, वस्तु स्थिति आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए निर्देश देना पड़ा है क्योंकि हर जगह लगभग कमोबेश स्थिति, ऊपर नीचे थोड़ा अंतर होने की बजाय, ये केस स्टडी हम अध्ययन कर रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा में इसका प्रयोग कर सकते हैं या कहीं पर भी तर्कों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 8 गुना है। अब इन 43 मामलों में जो एनआईए से संबंधित है, इन मामलों में देखिए, इन मामलों में 7 मामले ऐसे हैं जिनकी दोबारा सुनवाई हुई है। दोबारा सुनवाई क्यों हुई है? क्योंकि पहले जज जो सुनवाई कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया, उनका तबादला हो गया। कुछ मामले यहां पर ऐसे भी देखने में आए हैं जहां पर तीसरी बार सुनवाई हो रही है, तीसरी बार सुनवाई हो रही है। आप समझ लीजिए 2 बार सुनवाई हो चुकी है। ये जो 7 मामले हैं, इन 7 मामलों में 87 आरोपी हैं और 87 आरोपी में से 32 आरोपी ऐसे हैं जहां पर, जिन पर आरोप तय करने के लिए जो बहस है, आरोप तय करने के लिए जो बहस है वो भी पूरी नहीं हुई है। तो स्थिति कितनी गंभीर है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है कि एनआईए कोर्ट में जो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामले चल रहे हैं, उससे संबंधित मामले चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से त्वरित गति से निपटाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वो निर्देश देना पड़ा है और वो निर्देश बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूएपीए से संबंधित मामलों में देरी होती है तो आप जानते हैं कि जमानत मिलना बेहद मुश्किल है और देरी अगर बहुत ज्यादा होती है तो अंडर ट्रायल पीरियड जो है आरोपियों का वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और अगर किसी मामले में यह हुआ कि जिन पर आरोप लगाया गया है वो वास्तव में आरोपी नहीं, वो वास्तव में उस मामले से जुड़े हुए नहीं थे, तो ये उनके साथ भी अन्याय है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर आरोप तय हो जाते हैं या किसी व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसको भी तो न्याय मिलने में देरी हो रही है।
तो इसलिए इस मामले का यूएपीए से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान होना बेहद आवश्यक है। देश की न्याय प्रणाली में यह सुधार होना बेहद जरूरी है। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार भी एक महत्वपूर्ण काम कर सकती है। केंद्र सरकार क्या महत्वपूर्ण काम कर सकती है? जो एनआईए अधिनियम है उसकी धारा है, उसका एक धारा है, धारा 11, ठीक है, उसका एक सेक्शन 11 है। उसमें केंद्र सरकार को अधिकार है कि अगर कोई जज है, किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं और वो जज रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी केंद्र सरकार उनके अंडर में उसकी सुनवाई रख सकती है ताकि मामले की निरंतरता बनी रहे और इस मामले की त्वरित सुनवाई संभव हो सके, मामले का त्वरित निपटान हो सके। ये धारा 11 के साथ के तहत केंद्र सरकार कर सकती है। तो केंद्र सरकार को इस धारा का भी प्रयोग करना चाहिए यूएपीए से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? कर चोरी रोकना, चुनाव सुधार करना, देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना, व्यापार को बढ़ाना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।